मैं डियर विनय सर आज आपको भक्तिकाल पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि भक्तिकाल हिंदी का इतिहास में आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आदिकाल पढ़ा दिया था, आज आपको भक्तिकाल पढ़ाने वाला हूँ। भक्तिकाल भक्तिकाल में थोड़ा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे कि आपको बोर्ड में थोड़ा थोड़ा बताने में सही रहेगा। जैसे कि आपको विस्तार में बताऊँ, विस्तार में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और समझ में बहुत कम आता है। समझ में मतलब आता है विस्तार से, बट हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, न कि आपको विस्तार पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, भक्तिकाल को दो धारा में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। जी हाँ दोस्तों, भक्तिकाल को दो धारा में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो धारा में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रय एक प्रेमाश्रय। जी हाँ दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा को भी दो धारा में बांटा गया, ज्ञानाश्रय एक प्रेमाश्रय, और सगुण काव्य धारा को भी दो धारा में बांटा गया, एक रामाश्रय एक कृष्णाश्रय। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानाश्रय के एकदम सर्वोच्च कवि है कबीरदास ज्ञानाश्रय के अन्योन भक्त थे, और प्रेमाश्रय के अन्योन भक्त जायसी मोहम्मद जायसी थे। जी हाँ दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा को दो धारा में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय के कवि है कबीरदास और प्रेमाश्रय के कवि है जायसी मोहम्मद जायसी जी हैं। और सगुण काव्य धारा को भी दो धारा में बांटा गया है, एक रामाश्रय एक कृष्णाश्रय। रामाश्रय के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, जो रामचरितमानस लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी काव्य अनन्य है। जी हाँ दोस्तों, रामायण रामाश्रय के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, और कृष्णाश्रय के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। हाँ दोस्तों, अब आपको रीतकाल बताता हूँ। रीतकाल की जो काल है वो 1643 से 1843 तक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल की जो काल है वो 1643 से 1843 में माना जाता है। हम आपको संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग बहुत जल्दी याद कर लें, लेकिन हाँ एक बात और है, जो मैं लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको यूपी बोर्ड पास करने में कोई तकलीफ न हो। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल 1643 से 1843 तक माना गया है। रीतकाल ये जो सन है, ये सन इंपॉर्टेंट है। सन आपको हाई लेवल अर्थात कि जब आप तैयारी किसी चीज करते हैं, एसएससी रेलवे किसी का भी तैयारी अगर आप करते हैं, इसमें सन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सन क्योंकि सन कई कवियों ने कई अलग अलग तरीकों से बताया है, इसलिए सन भी इंपॉर्टेंट है। रीतकाल को दो कालों में बांटा गया है, रीतबद्ध काल और रीतिमुक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल को भी दो काल में बांटा गया है, रीतिबद्ध काल और रीतिमुक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, बस इसमें इतना थोड़ा सा जान लीजिए जिससे कि आपको तकलीफ न हो, बोर्ड में इतना याद कर लीजिए जैसे आपको कोई तकलीफ न हो। रीतकाल को दो भाग में बांटा गया, रीतिबद्ध और रीतिमुक्ति। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल की विशेषताएं क्या है, उसमें 1643 शताब्दी में क्या होता था हम लोग तो जानते नहीं, क्योंकि हम लोग कलयुग के आदमी हैं। उसमें क्या हो, उसमें था श्रृंगार उसकी प्रधानता, अर्थात जो वहाँ औरतें होती है वो श्रृंगार करती थी। श्रृंगार अर्थात कि वो गहना गुड़िया ये सब के बारे में आप तो श्रृंगार मतलब समझ ही रहेंगे। श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार 16 श्रृंगार होता है, और 16 श्रृंगार का नाम आपको क्या होता है, आप तो खुद समझदार है। श्रृंगार रसों की प्रधानता, रीतकाल में श्रृंगार रसों की प्रधानता होती थी, और नारी का सौंदर्य का चित्रण, अर्थात जो नारी खजुराहो का महल आपने देखा होगा, कई ऐसे चित्रें बनी हैं जो कि नारियों का ही है, अच्छी चित्रें बनी हैं, जैसे आपको देखने में थोड़ा इस समय कलयुग में तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए रीतकाल में नारी के सौंदर्य का चित्रण एक बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे नारी मतलब कि विदाउट क्लॉथ मेड वन मूर्ति, ओके, मतलब बिना कपड़े की वहां मूर्ति बना दिया जाता था, इसलिए नारी का सौंदर्य का चित्रण वहां अच्छा होता था। रीतकाल के कवि और रचनाएं, रीतकाल के कवि जो है उनकी रचनाएं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। आपको रीतकाल के कवि और रचनाएं में थोड़ा ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको याद करने में बहुत तकलीफ न हो। जी हाँ दोस्तों, रीतकाल के कवि हैं बिहारी लाल है, भूषण जी है, मोतीराम है, पदाकर है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ। बिहारी लिखे हैं सतसई, बिहारी जी लिखे हैं सतसई, और भूषण जी लिखे हैं शिव बामुनी शिव, और मोतीराम जी लिखे हैं ललित ललाम, और पदाकर लिखे हैं गंगा लहरी। जी हाँ दोस्तों, ये चार जो कवि हैं ये
इम्पोर्टेंट है रीतिकार के लिए, और इनकी ये जो रचनाएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट, इसलिए हम बता दे रहा हूँ आपको। इन लोगों के बारे में विख्यात बताता, लेकिन ये हम यूपी के लिए पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा विस्तार नहीं बता रहा हूँ। आपको जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना आप याद कर लीजिए, आप यूपी को हमेशा हमेशा के लिए क्रैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिहारी लिखे हैं सरसई, भूषण जी लिखे हैं शिव बाहुली शिव, और मतीराम लिखे हैं ललित राम, पदाकर लिखे हैं गंगा लहरी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, रीतिकार के कवि और रचनाएं हम आपको ट्रिक दे रहा हूँ इनकी कवियों और रचनाओं को याद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, जिससे आपको दिखाई थोड़ा कम पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम आपको रीतिकार के कवि और रचनाएं बता दे रहा हूँ ट्रिक में। बिहारी सात भूल गए शिव, बिहारी सात भूल गए शिव को, और राज दसन मति राम लली। मतलब बिहारी सात भूल गए शिव को, और राज दसन मति राम ललाम, पधारे गंगा को। जी हाँ दोस्तों, बिहारी अर्थात बिहारी ये जो है फर्स्ट जो है वो है कवि, और सेकंड जो है वो है रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जो है वो है कवि, सेकंड जो है वो है रचनाएं। बिहारी अर्थात एक कवि है, बिहारी एक कवि है। सात माने सत सही, सात मतलब सत सही यहाँ हुआ, सत सही जो कि बिहारी की रचनाएं है, सत सही। जी हाँ दोस्तों, और भूल अर्थात भूषण, ये जो भूल है एक भूल से हुआ भूषण, और गए एक जो है किप साइलेंट है, ये साइलेंट है। भूल गए शिव, भूषण लिखे हैं शिव बाहुली शिव लिखे। ठीक दोस्तों, बिहारी लिखे हैं सत सही, भूषण लिखे हैं शिव, और मतलब और भूषण जी लिखे हैं शिव लिखे हैं, राजदशक लिखे हैं। भूषण शिव राजदशक जो तीन लिखे हैं, इसलिए हम आपको भूल को और में लिख दिया हूं, जैसे कि और लिखे हैं राजदशक। ठीक है, और दर्शन ये भी साइलेंट है, क्योंकि हम थोड़ा वीडियो को अच्छी तरीके से मतलब बोलने के लिए दर्शन का प्रयोग किया था, इसलिए। और मतीराम जो है, मतीराम एक कवि है जिनकी रचनाएं हैं ललित ललाम। जी हाँ दोस्तों, मतीराम लिखे हैं ललित ललाम। और पधारे, ये जो पधारे है ये पधारे नहीं है, ये पद्याकर है, पद्याकर लिखे हैं गंगा लहरी। जी हाँ दोस्तों, पद्याकर, पधारे मतलब होता है पद्याकर, जो लिखे हैं गंगा लहरी, ये को जो है वो साइलेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको रीतिकार के कवि और रचनाएं हम ट्रिक में बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको याद करने में कोई तकलीफ न हो। बिहारी सात भूल गए शिव, अर्थात बिहारी जी शिव जी की साथ को भूल गए हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी को, और राज दर्शन अर्थात राज दर्शन के लिए गए शिव जी के, राज दर्शन गए मतीराम ललित, अर्थात शिव की दर्शन के लिए मतलब शिव की दर्शन के लिए राज गए, मतीराम गए और ललित ललाम भी गए। मतलब शिव जी की दर्शन की करने के लिए राज, मतीराम और ललित ललाम तीन लोग गए और पधारे, अर्थात इनकी जो दर्शन करने के बाद एक पधारे, कहाँ गए? गंगा जी को स्नान करने गए थे। जी हाँ दोस्तों, बिहारी साथ भूल गए शिव को, और राज दर्शन मतीराम ललित राम, पधारे गंगा को। जी हाँ दोस्तों, यही आपका था ट्रिक, रीतिकार के कवि और ट्रिक। ये आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने तो बस बना ही दिया, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि यूपी बोर्ड पे कभी कभी ये होता है कि कभी नाम याद रहता है, उनकी रचनाएं नहीं याद होती, और रचनाएं याद होती है तो कभी का नाम नहीं होता, मतलब कौन क्या लिखा है ये वहां पर सटीक तरीकों से नहीं याद हो पाता कि कौन क्या लिखा है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जैसे कि ट्रिक आपको गाने के रूप में याद कर लें, और गाना जानते हो, गाना रुकना भी दोगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा। गाने के रूप में आप इसे याद कर लीजिए, जैसे आपको उनकी कवि और रचनाएं याद करने में कोई परेशानी न हो। जी हाँ दोस्तों, क्या? हाँ दोस्तों, आधुनिक काल की जो काल है 1843 से अब तक है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल की जो काल है वो 1843 से अब तक है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं वो ये सब है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल में बहुत सारे युग थे जो कि इस समय प्रेजेंट हैं। इसमें बहुत सारे कवि हो गए हैं जिससे कि हम लोग
याद करने में बहुत तकलीफ होगी। इसकी मतलब आधुनिक काल की हम कवियों की लिस्ट बनाकर आप सबको पेश कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ न हो। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल में जो युग था, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता, ये सब जो है युग जो है आधुनिक काल युग में आता है। जी हाँ दोस्तों, काल को आप युग भी कर सकते हैं। काल अर्थात टेंस समय जो होता है वो काल ही कहा जाता है। युग अर्थात वही होता है, काल ही युग कहा जाता है। भारतेंद्र काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, प्रगतिवादी काल, नई कविता काल, जो भी होता है मतलब युग मतलब जो होता है वो काल ही होता है। यहाँ पे युग जो दिया है, युग दिया भी गया है। आधुनिक काल को 1843 से अब तक माना गया है। आधुनिक काल को 1843 से अब तक माना गया है। आधुनिक काल में कई सारे काल डिवाइड किए गए हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता। जी हाँ दोस्तों, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल में इतने सारे काल हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा हो गया। हम आपको बोर्ड के लिए बता दे रहा हूँ, जिससे आपको शॉर्टकट में, जैसे आपको कोई तकलीफ न हो। आधुनिक काल को भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इनके प्रवर्तक अर्थात इनके जो प्रथम कवि थे उनके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है कि भारतेंद्र युग के प्रथम वो मतलब प्रवर्तक कौन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड में पूछा जाता है भारतेंद्र युग के प्रवर्तक कौन थे, तब पूछना द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है, नई कविता किसने चालू किया। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है हम आपको उनकी प्रथम जो कवि है उनके बारे में बता दे रहा हूँ। भारतेंद्र युग की जो प्रथम कवि अर्थात इनकी जो शुरुआत की है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या किया था उस समय द्विवेदी युग अर्थात की ऋतकाल चल रहा था। ऋतकाल में ये था कि आदमी जो थे वो जन कल्याण से न होकर के राजाओं की कल्याण किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल में जो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यह राजाओं की जो प्रशंसा की जाती थी, अर्थात जो राजाओं की भली बात काम किया जाता कि जनता के वहां कुछ न करके वहां पर राजाओं को किया जाता था। इसलिए वो भारतेंद्र जी ये सब हटा करके एक नई चीज सोच लाए, अर्थात नई जनरेशन अर्थात नई चीज लाए, जिससे कि वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र बदल दिए आधुनिक काल में। जी हाँ दोस्तों, भारतेंद्र युग के कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इनके साथ एक लोग और है, वो है उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, उपाध्याय भी द्विवेदी युग के कवि हैं। छायावाद के युग बहुत सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको बोर्ड में पूछा जाता है। छायावाद युग से आपको वो भी आता है, मतलब कि छायावाद युग में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जैसे कि आपको जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद युग के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद जी हैं और निराला जी हैं, महादेवी वर्मा है, कई लोग हैं, जिसमें ये जो मतलब ये जीवन परिचय लिखने के लिए तो छायावाद युग के जो कवि हैं वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप इनकी रचनाएं इनकी सारी व्यवस्था मतलब इनकी बारे में अबाउट समथिंग सब कुछ जान लेना ही अच्छा होगा। छायावाद युग, प्रगतिवाद युग है पंत जी हैं। प्रगतिवाद के युग के जो कवि हैं वो पंत जी हैं, अर्थात सुमित्रानंद पंत जी है और निराला जी है। जी हाँ दोस्तों, और नई कविता की शुरुआत अब हो गई। नई कविता की शुरुआत में हम लोग हिंदी खड़ी भाषा का प्रयोग करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, नई कविता में हम लोग खड़ी भाषा के प्रयोग करते थे। पहले तो जानते ही हो डिंगल पिंगल मतलब जो भी भाषा चलता था, जैसा कभी जिस देश में जाते थे वैसा भेष बना लिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, नई कविता की शुरुआत की थी आधुनिक काल में होता था। आधुनिक काल अर्थात हम लोग यहाँ पर खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। खड़ी इनके प्रवर्तक है अज्ञे जी इसमें 4 सप्तक भी लगाए हैं। नई कविता हुआ, नई कविता 2, नई कविता की 3, ये सब अज्ञे जी की देन है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल।